बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सावी बैठक में सब लोगों को खुश आमदीद। आज की सावी बैठक का जो प्रोग्राम है वो स्पेसिफिक ख़ास तौर पर जो है ज़िम्मेदारों की फरमाइश पर शुरू किया गया है कि गंदम जो है उसकी फसल पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। एक ये हमारी ग़ज़ाई फसल है और उसकी तैयारी में उसकी फसल को इतनी अमाउंट में पैदा करें कि हम अपने मुल्क की ज़रूरियात को भी पूरा करें और हम उसे एक्सपोर्ट भी कर सकें। ठीक है, तो इस सिलसिले में आज की सावी बैठक का इंतखाब किया है। तो इस सावी बैठक के आज के होस्ट हाजी मोहम्मद साहब हैं, तो मैं उनकी हैंड ओवर करता हूँ। और स्पेशली डॉक्टर जावेद साहब जो डायरेक्टर रहे हैं वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में, अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो हमारे आज के मौजूद मेहमान हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज की तशरीफ़ आवरी का। तो आज आपसे इंशाल्लाह ये हम पूछेंगे कि आज अक्टूबर की 6 तारीख होगी और हमें कौन से मराहल करने हैं तय कि हम जो है अपनी गंदम की पैदावार हासिल कर सकें। जी, थैंक यू। जी, थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को सावी की तरफ से खुश आमदीद। तो आज की सावी बैठक का मकसद अपनी जो गंदम है उसकी पैदावार को किस तरह से हमने बढ़ाना है। तो सबसे पहले गंदम के हवाले से जब बात की जाए तो सीड से ही शुरू होती है, और अगर सीड ही सही ना हो तो आगे पैदावार पर जो असरात होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी हवाले से आज की ये सारी बैठक, इसका टॉपिक ही यही है कि हमने कौन सी सीड वैरायटी सिलेक्ट करनी है अपनी ज़मीन को देखते हुए और अपने एरिया को देखते हुए। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अयूब ज़राई तहकीकाती इदारा के सरबराह वीट रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जावेद अहमद साहब। तो हम उनसे आज ये जानेंगे कि कौन कौन सी वैरायटीज़ किन किन इलाकों के लिए ख़ास तौर सूटेबल हैं और उनका क्या औसत का पोटेंशियल है और उनको किस तरह से मैनेजमेंट उनकी किस तरह से बेहतर की जाए ताकि वो वाला पोटेंशियल जो है वो किसान अचीव कर पाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले साल जो गंदम की औसत रही है और पिछले साल जो मौसम रहा है उस हवाले से डॉक्टर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि क्या डॉक्टर साहब आपकी ऑब्जर्वेशन रही हैं पिछले साल की निस्बत, और इस साल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले साल जिस तरह से औसत रही, जिस तरह से मौसम रहा और इस तरह जो है हमारे पास वैरायटीज़ वही हैं, तो पिछली जो हमने मैनेजमेंट की है उससे जो औसत ली है तो इस साल हमने उससे ज़्यादा औसत लेनी है, तो उसके लिए फिर क्या-क्या करना होगा, तो इसी तरह हम जानेंगे। जी, ओवर टू यू डॉक्टर जावेद साहब। जी, काइंडली बताइएगा कि पिछले साल क्या औसत रही और मौसम कैसा रहा और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही? जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाई अस्सलाम वालेकुम। आ, ऐसा है कि गंदम बढ़ाने का जो है वो हर साल गवर्नमेंट की मुहिम होती है, फार्मर की पूरी कोशिश होती है। तो लास्ट ईयर भी अच्छा रहा सीजन। इस तरह के जब ये सबसे ज्यादा हमें हमें जो शौक लगता है ना, जो फरवरी मार्च में अगर टेम्परेचर अब्रप्ट राइज कर जाता है ना, तो उससे हमारा जो पैदावार में काफी कमी आ जाती है। तो पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह मौसम फरवरी मार्च में ठंडा रहा, बल्कि अप्रैल तक जब तक हमने गंदम काटी है मौसम खासा अच्छा था। तो उससे गंदम की फसल को दाने की भराई का भरपूर मौसम मिल गया, टेम्परेचर माफक था, तो इसलिए वो हीट शॉक से बची और अच्छी पैदावार आई। इसके साथ साथ ये है कि पहले ये होता था कि अगर फरवरी मार्च में बारिशें होती थी तो फिर रस्ट का बहुत ज्यादा खतरा पड़ जाता था, और रस्ट आने की वजह से हम जो बेहतर मौसम का फायदा नहीं उठा पाते थे। लेकिन अब काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ फ़ील्ड में मौजूद हैं, जिन्होंने खूब क़ुव्वत मुदाफ़अत दिखाई, और इतना ज़्यादा मौसम ठंडा और जो वेट रहने के बावजूद भी रस्ट का कोई मसला नहीं आया कि जिसकी वज़ह से नुकसान हुआ हो। तो इस तरह से हमारी मतलब वैराइटीज़ बेहतर इस्तेमाल करने से भी ये अब बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये जो कमिंग सीज़न में है इसमें भी आई होप कि हम इंशाअल्लाह लास्ट ईयर का जो प्रोडक्शन थी वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन थी उसको बीट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि गवर्नमेंट ने पर वक्त पिछले साल लेट किया था, लेकिन अब वो जाहिर है इस साल उसका फायदा होगा कि जो सपोर्ट प्राइस है
सपोर्ट प्राइस हमेशा बिजाई से पहले अनाउंस कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जब जब भी फार्मर ने अब इस वक्त बिजाई का फैसला करना है कि कौन सी फसल लगानी है और फिर उसके ऊपर कितना इन्वेस्ट करना है। अगर कोई भी बंदा बिजनेस करता है, फार्मर ने भी जो क्रॉप की चॉइस करनी है, तो उसने अपना मुनाफा देखना है। तो अगर उसको सपोर्ट प्राइस की शक्ल में एक श्योरिटी नजर आएगी कि मेरी क्रॉप का मुझे अच्छा मुआवजा मिल जाएगा, तो फिर फार्मर गंदम की तरफ जाएगा, वरना अल्टरनेट क्रॉप्स बड़ी अच्छी अच्छी मौजूद है अब। तो इसलिए अच्छी प्राइस बहुत जरूरी होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ठीक है, थोड़ी सी और भी गवर्नमेंट इससे भी बढ़ाएगी, आई होप के ना ये 4000 से ऊपर चली जाएगी। तो ये इस प्राइस पे अच्छी जो है ना वो जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छी निकलती है। तो अब इससे फार्मर जो है वो डिटरमिन्ड है कि वो अच्छा बीज खरीदेंगे और खादें और दूसरे पेस्टिसाइड वगैरह जो है वीडिसाइड वो अच्छे इस्तेमाल करेंगे। तो इस लिहाज से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा इस दफा भी जो है ना एरिया भी कुछ बढ़ेगा और उसके साथ फी एकड़ पैदावार, जैसे पिछले साल हमारी जो औसत पैदावार है वो बढ़ गई थी पिछले साल से। तो ये एक अच्छा गेन है एक साल में 7%। तो अगर इसी तरह सस्टेन रहे तो कोई वजह नहीं है कि अनकरीब हम अपनी सेल्फ सफिशिएंसी दोबारा अटेन कर लें, जो पिछले 2-3 साल से हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, उससे हमारी जान छूट जाए। जी बहुत शुक्रिया सर, इसी तरह बात को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले सीड के हवाले से जो मुख्तलिफ किसानों के सवालात होते हैं, तो आज हमने उन सवालों के जवाब भी देने हैं और इसी तरह से उनको बताना भी है कि उनके इलाके के हवाले से कौन सी वैरायटी उनके लिए सूटेबल है और वो बीज जो है उनको किस तरह से मिल सकता है, ये भी इंशाल्लाह हमने बताना है। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि कुछ पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नमकियात का मसला है, सैलिनिटी का इशू है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइएगा कि कौन सी इस तरह की वैरायटी है जो सलाइन टॉलरेंट आप कह लें, नमकियात वाली ज़मीन में कुव्वत बर्दाश्त रखती है, तो इसके हवाले से बताइएगा। अवेलेबल वैरायटीज में सबसे बेहतर जो कुव्वत मुदाफ़त है सेलाइन एरियाज के लिए नमकियात के खिलाफ, वो फैसलाबाद 08 में थी, लेकिन अब वो किस्म कुंगी से कुछ मुतासर होती है, इसलिए अब हम रिकमेंड करते हैं कि उसका एरिया कम से कम कर दिया जाए। तो उसके बाद अब इस वक्त अरूज और अकबर ये दोनों इन इलाकों में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इसके लिए हमें ये 2 अक़साम जो है ना इन इलाकों के लिए बेहतर है। या किसी ने अगर फैसलाबाद करनी है काश, तो वो जरा कम रकबे पे करे, उसका बड़ा एरिया ना लाए, ताकि खुदा न खास्ता अगर इसका कोई मसला है तो वो फिर इफेक्ट होगी। तो उसके साथ देखिए हम बात अब सीड से बड़ा अच्छा कि आपने शुरू की है, क्योंकि ये इस प्रोग्राम से मैं फार्मर को बताना चाह रहा हूँ कि जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट है, जिससे सबसे ज्यादा रिटर्न आता है और इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, वो बीज है। बीज का इंतखाब पहला मरहला होता है अच्छी पैदावार के हसूल के लिए, और अगर हमने ये अच्छे तरीके से तय कर लिया तो इंशाअल्लाह बाकी मराहल आसान हो जाते हैं। क्योंकि अगर हमने अच्छी किस्म इस्तेमाल की है तो वो बीमारियों के खिलाफ उसमें कुव्वत मुदाफ़त ज्यादा होगी, उसका पैदावारी सलाहियत ज्यादा होगी, वो गिरने से निस्बतन महफूज रहेगी, तो मौसमी हालात का बेहतर मुकाबला करती हैं। तो उस तरह से 1-2 हज़ार रुपए का फर्क पड़ता है। अगर जब बंदा घर से बीज दाने, जो बीज तो नहीं मैं उसको कहूंगा, जो घर से गंदम लेके दाने वो इस्तेमाल करता है, तो वो भी तो इस वक्त 4500 से ऊपर बाजार में रेट है उसका। तो उससे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आपको सर्टिफाइड सीड मिल जाएगा। तो उसमें सिर्फ ये है कि आप सर्टिफाइड सीड दोनों तरीके हैं कि आप पंजाब सीड कॉर्पोरेशन का बीज इस्तेमाल करें या प्राइवेट कंपनी का, इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये है कि जब भी आप बीज लें उसके ऊपर फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट का जो टैग होता है, सर्टिफिकेशन टैग नीले रंग का, वो जरूर देखें। वो पहचान है कि ये वाकई सर्टिफाइड सीड है। आजकल तो जो इस दफा वो टैग दे रहे हैं वो
इसके मोबाइल एप्लीकेशन के साथ वेरीफाइएबल भी है। तो उसके लिए आप मेरा ख्याल है इंशाल्लाह इस दफा सावी भी किसानों की ना सिर्फ रहनुमाई कर रही है बल्कि बीज की फराहमी में मदद भी कर रही है। तो जो सावी फार्मर्स हैं वो तो सावी के प्लेटफॉर्म से भी ये बीज हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो इलाकाई डिपो होते हैं पंजाब सीड कॉरपोरेशन के या प्राइवेट डीलर, उनसे भी ली जा सकती हैं। अब एक जनरल हम बात कर लें कि इस दफा बीज का इंतखाब कौन सा होना चाहिए। तो हमारे यहाँ ब्रॉडली दो पहले तो हम कैटेगरी बनाते हैं ना, एक है बारानी इलाके और एक है हमारे आपाश इलाके। तो बारानी इलाकों के लिए जो इस दफा अकसाम रिकमेंड की जा रही हैं उसमें अरूज 22, निशान 21, MA 21, मरकज 19, बारानी 17, फतेह जंग 16 और पाकिस्तान 13। ये अकसाम है जो बारानी इलाके में बेहतर पैदावारी सलाहियत है इनकी। लेकिन इसमें से पाकिस्तान 13 अब कुछ रस्ट से मुतासर हो रही है, इसलिए इसको ज्यादा बड़े रकबे पे काश ना किया जाए, इसकी काश कम की जाए और बाकी जो मैंने बताई हैं इनको बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ जो हमारे आपाश इलाके हैं उनके लिए अरूज 22, दिलकश 20, सुबहानी 21, अकबर 19, MH 21, निशान 21, नवाब, सादक, NARC सुपर, रहबर 21, बकर स्टार, फखरे बकर, अनाज, उजाला, जिंकोल, बोरलाग और जोहर 16 ये इस दफा रिकमेंड की गई हैं। तो इसके साथ पहले जो ज्यादा पंजाब में मकबूल वैरायटी थी फैसलाबाद 08, उसको डिस्करेज किया जा रहा है क्योंकि वो अब कुंगी से ज्यादा मुतासर हो रही हैं। इसके साथ अगर अब हम आपाश इलाकों में थोड़ा सा आगे जाएं तो फिर ये है कि जो पंजाब के जनूबी इलाके हैं इनमें नवाब, सादक, रहबर ये वैरायटीज निस्बतन ये उन इलाकों के लिए ब्रीड की गई हैं। उसी जगह पे हमारा एक तहकीकाती इदारा है जो रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर में है। तो ये उन्हीं इलाकों में चूंकि ये टेस्ट की गई हैं तो ये वहाँ पे ज्यादा बेहतर पैदावार देती हैं। इसके साथ साथ जो ये हमारा सैंडी सॉइल्स हैं जो थल का इलाका है उसके लिए बकर स्टार, फखरे बकर, निशान ये उन इलाकों के लिए ज्यादा बेहतर है। बाकी पंजाब के तमाम इलाकों में ये जो मैंने काम बताई हैं ये काश्त की जा सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह हम हमारे प्रोग्राम में अभी शामिल हुए हमारे साथ हाफिज बसी साहब, हम उनको सावी की जानिब से पूरी टीम की जानिब से प्रोग्राम में शामिल होने पर खुशामदीद कहते हैं। अगर सर आप का माइक अनम्यूट हो तो हम आपकी राय जानना चाहेंगे डॉक्टर जवेद साहब की तरह कि पिछले साल की ऑब्जर्वेशन आपकी क्या रही और किस तरह आप इस साल को देख रहे हैं। जी ओवर टू यू हाफिज बसी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी टू एवरीवन। अच्छा ये डॉक्टर साहब ने इतने बड़े प्यारे तरीके से जो बयान किया है पिछले साल की कैफियत, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें कोई ऐड नहीं कर सकूंगा। वजह उसकी ये है कि डॉक्टर साहब की निगाह पूरे पंजाब पर है और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मौसम के मुताबिक भी और जो लेटेस्ट जो बीज के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको भी उन्होंने बताया है। तो मेरा ख्याल है कि वी शुड लिसन मच मोर टू डॉक्टर साहब। तो ये माशाल्लाह आई एम हैप्पी, मैंने भी लर्न किया है इनकी बातें सुनकर। तो मेरा ख्याल ये है कि इनको पूरा टाइम दे। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह हाफिज साहब, हम तो आपके शागिर्द हैं जी, आप लोगों से सीखा है, आप हमारे बड़े हैं और प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। तो बहरहाल आज हम मिलजुल के डिस्कस करते हैं और ये बड़ा सावी का अच्छा इनिशिएटिव है कि बड़ा ही टाइमली ये प्रोग्राम जो है किया जा रहा है क्योंकि इस वक्त फार्मर तैयारियों में है इसको गंदम लगाने की। तो मैं वहीं से बात को आगे बढ़ाता हूं कि ये हो गया किस्म। अब ये दो चीजें हैं, एक किस्म का इंतखाब, एक उस किस्म का अच्छा बीज लेना। तो हमने दोनों डिस्कस कर ली कि जी कौन सी वैरायटीज इस्तेमाल करनी है और सर्टिफाइड सीड लेना है। उसके बाद है कि उसको दवाई जरूर लगाएं। जो ये फंजासाइड है ना, फफूंद कुश जिसको कहते हैं,
ये दवाई लगाने से ये है कि ये भी एक बड़ी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो बीज से चलने वाली बीमारियां हैं जैसे कांगियारी और अखेड़ा वगैरह, करनाल बंट वगैरह, ये हम काफी हद तक इस पे काबू जो है ना पा सकते हैं इस छोटी सी जो है ना कोशिश से। तो इसके लिए एक थायोफिनेट मिथाइल होता है, वो एक जहर है। एक जो टेबुकोनाजोल और अमीडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन आता है, इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर लें। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया, रिपीट भी कर देता हूँ किसानों के भाइयों के लिए कि ये बड़ा आसान है। कोई प्लास्टिक का जो ड्रम आते हैं, वो कोई ड्रम लेके उसमें बीज डालें और दवाई की मतलूबा मिकदार उसमें डाल के उसका ढक्कन बंद करके उसको घुमा दें ड्रम को जमीन पे, तो वो अच्छी तरह सारे लग जाती है दवाई। या हल्की सी आप नमी दे दें बीज को, लेकिन वो बहुत थोड़ी नमी हो, और उसके बाद जब दवाई अच्छी तरह चिपक जाए तो उसको बोरी पे डाल के एक दफा फिर बीज को अच्छी तरह खुश्क कर लें। तो ये तो हो गई दवाई लगाना। उसके बाद अगला मरहला ये है कि काश्त जो है, काश्त के तरीके, इसमें जाहिर है छट्टा नहीं करना, हमने ये तय है कि हमने छट्टा नहीं करना, ड्रिल काश्त करनी है। तो ड्रिल का जो वरियाल जमीनें हैं उसमें तो हमारी ड्रिल बड़ी आसानी से चलती है, आम रबी ड्रिल। तो या फिर आप बेहतर है कि बैंड प्लेसमेंट ड्रिल इस्तेमाल करें जिसमें साथ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन भी होती है, क्योंकि देखें आजकल खादें जितनी महंगी हो चुकी हैं, खादों का भी इस्तेमाल हमें ऐसे करना है कि कम खाद से हमें ज्यादा फायदा हो, हमारी डाली गई खाद जाया ना हो। तो जब हम बैंड प्लेसमेंट ड्रिल इस्तेमाल करते हैं तो वो खाद बीज के पास मतलूबा जगह पर वो ड्रॉप होती है और वो पौधे को बड़ी आसानी से दस्तयाब होती है, उसका ज़िया कम से कम होता है। जब हम छटा करके खाद इस्तेमाल करते हैं, वो जड़ी बूटियों को भी लगती है, वो फजा में भी ज्यादा जो है ना वो जाती है, और लीच भी ज्यादा होती है, दाने को कम मिलती है। जबकि अगर बैंड प्लेसमेंट ड्रिल के साथ इस्तेमाल किया तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से पौधे को दस्तयाब होगी। सर इसी तरह अगर हम बीज के हवाले से जिस तरह बात कर रहे हैं, तो सबसे अहम ये है कि हमारा फार्मर जो है वो अपने घर का सीड अक्सर इस्तेमाल करता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पैदावार के हवाले से भी, और अगर हम किसान की जो मुआशी कंडीशन है उसको देखें तो भी। तो इस हवाले से किसान भाइयों को ये जो है आप रहनुमाई करें कि जो आप अपने घर का पिछले साल वाला बीज इस्तेमाल करते हैं उसकी क्या खसूसियात होती हैं, और जो आप नया बीज इस्तेमाल करेंगे हर साल अगर नया लेंगे तो उसकी क्या खसूसियात हो सकती हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है, इस हवाले से गाइड कीजिएगा। जी देखिए, जो तो प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो अब अभी मैं बता देता हूँ उसको पूरा तरीका सही तरह फॉलो कर सकते हैं, तो उनका बीज सर्टिफाइड के करीब करीब चला जाएगा। बिल्कुल सर्टिफाइड नहीं कहूंगा, लेकिन उसका काफी हद तक वो सर्टिफाइड के करीब होगा। लेकिन उसमें है कि सबसे पहले तो ये है कि आप इस साल अगर आप किसी अच्छी किस्म का बीज ले लेते हैं जो सर्टिफाइड है, तो उसके बाद जब हमने बिजाई की हुई है तो आप देखेंगे हमारे फील्ड्स में कौन सा फील्ड सबसे अच्छा है, साफ सुथरा है, जड़ी बूटियों से पाक है, उस फील्ड का इंतखाब कर लें कि हमने यहाँ से बीज लेना है। तो उस फील्ड में फिर जब कटाई करनी है तो कटाई के वक्त एहतियात करनी है कि उसकी जो है ना काट के उस खेत में से जहाँ से बीज लेना है उसकी बरियां अलहदा से रखें। जब थ्रेश करने लगे तो थ्रेशर को पहले अच्छी तरह से साफ कर लें, उसमें पुराने दाने ना हों। फिर भी एहतियातन आप 1 से 2 बरियां जो है वो मिक्सर में डाल दें। उसके बाद जो है ना वो अपने थैले वो बनाएं जिनको आपने बीज के तौर पे रखना है। उसके बाद उसमें आप जड़ी बूटियों देखें कि उसमें नहीं होनी चाहिए, वरना छानना वगैरह लगाएं, जड़ी बूटियों का बीज उसमें से निकालें। अगर कुछ टूटे हुए दाने हैं, बारीक दाने हैं, वो निकालें, ग्रेड करें, और उसमें हम यकीनी बनाएं कि उसमें नमी का तनासब 10% से ऊपर ना हो। फिर उनको साफ सुथरे स्टोर में स्टोर कर दें, और उसके बाद उसको बवक्ते ज़रूरत जो है ना वो आप
फ्यूमिगेट करके कीड़ों मकोड़ों से महफूज रखें, तो वो बीज आपका काफी हद तक जो है वो सर्टिफाइड के करीब होगा। ये तो अगले साल के लिए हुआ। अगर इस साल भी किसी फार्मर ने घर से बीज इस्तेमाल करना है तो वो कम से कम उसकी ग्रेडिंग जरूर कर ले, ताकि टूटे हुए और बारीक दाने निकल जाएं और वो निस्बतन बेहतर हो जाए। जी बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि इस साल गंदम के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक सब्सिडी स्कीम का इजरा किया है, जिसमें 1 एकड़ के लिए 20,000 रुपये जो है वो इनाम के तौर पे दिए जाएंगे उस फार्मर को जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की गाइडलाइन के मुताबिक अपना नुमाइशी प्लाट लगाएगा। तो उसके लिए दरखास्तें 5 तारीख से ओपन हैं और लास्ट डेट उसकी 20 अक्टूबर है। तो इस हवाले से किसान भाइयों से, सावी के जो रजिस्टर्ड किसान हैं, बाकी किसान भी जो सुन रहे हैं, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि आप गंदम तो वैसे ही लगा रहे हैं, चलें आप ये अपने महकमा करीबी ज़राअत का जो ऑफिस है वहाँ जाएं, वहाँ से ये एप्लीकेशन दें। अगर आपको इस एप्लीकेशन के दौरान कोई मसला आता है तो सावी के दिए गए नंबर पर फ़ोन कॉल या व्हाट्सअप करें, हम आपको गाइड करते हैं। तो वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन दें और इसके बाद आपकी कुरअंदाजी के बाद अगर आपका नाम निकलता है तो आपको महकमा ज़राअत के जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक एक प्लाट लगाना होगा। इसके इवज़ आपको 20,000 रुपये मिलेंगे फ़ी एकड़। तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छी एक न्यूज़ है। तो इसी तरह किसान भाइयों के लिए एक और भी अनाउंसमेंट ये है कि सावी के प्लेटफॉर्म पर आपको हर किस्म का जो गंदम का बीज है वो दस्तयाब है। तो आपको किसी भी वैरायटी का बीज चाहिए, प्योर बीज और उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज और मुनासिब रेट पर, तो आप सावी के नंबर पे राब्ता करें और जहां चाहें जितना चाहें मंगवा सकते हैं। तो इसी तरह हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बीज के बाद जो आगे वाला मरहला है वो ज़मीन की तैयारी है। तो डॉक्टर साहब आप काइंडली हमारे किसानों को बताइएगा कि ज़मीन की तैयारी बेहतर किस तरह से की जाए और ज़मीन की तैयारी के बाद जो सोइंग का मरहला है, जिसमें हम बज़ाहिर ड्रिल भी करते हैं, छटा भी करते हैं और आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है हमारे दरमियान जो बेड सोइंग का है। मतलब आप एक बेड बना के तो उस पे गंदम काश्त करें। तो इस हवाले से सबसे पहले ये बताइएगा ज़मीन की तैयारी किस तरह करें और उसके बाद ये तरीका कैसा है? जी, ओवर टू यू सर। अच्छा, जमीन की तैयारी से पहले आपकी बात को थोड़ा सा और बढ़ा दूं। जो गवर्नमेंट की स्कीम आपने बताई है कि 20,000 रुपए वो उसको पे किए जाते हैं नुमाइशी प्लाट के लिए, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इस दफा गवर्नमेंट काफी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लाई है। ये इसके साथ साथ जो दूसरा है कि आपको जो बीज है उसके ऊपर और जो फंजीसाइड है दोनों पे सब्सिडी भी दी जा रही है। तो कोशिश करें कि आप जो बीज लें वो भी सब्सिडी वाउचर वाला लें। 1,500 रुपए फी बैग जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। उसके साथ साथ फंजीसाइड भी जो है वो भी ओपन वाली मिलती है, उस पे भी जो है सब्सिडी है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने अब जो पैदावारी मुकाबला जात है उसमें इनाम की रकम डबल कर दी है। जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन वाले इनामात हैं वो डबल इनामी रकम की है, और उसके साथ साथ जो सूबे में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आएगा उनको ट्रैक्टर इनाम में दिए जाएंगे। तो ये एक ना हेल्दी कंपटीशन है। आपका नुमाइशी प्लाट भी अगर लगता है और लोगों को नजर आता है कि बाकियों से बेहतर है तो एक ये बड़ी ऑनर की बात होती है। फिर जब हम मुकाबले में अगर जीतते हैं तो रकम से ज्यादा जो है वो हमें इस चीज की खुशी होती है कि हम जो है ना वो उन चंद फार्मर्स में से हैं जिन्होंने अपने इलाके में सबसे अच्छी पैदावार ली है। और वो आपके इर्द गिर्द के हमसायों के लिए भी एक आप रोल मॉडल बन जाते हैं। तो इसलिए इस पे जरूर सारे दोस्त इसमें भरपूर हिस्सा लिया करें। ये आपके फायदे के लिए है, या गवर्नमेंट इस पे अरबों रुपया खर्च कर रही है। अब हम आते हैं जमीन की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए ये डिपेंड करता है कि आपकी जमीन कैसी है और फिर उसके साथ साथ आपकी पुरानी कराव क्या थी ना। तो इसमें आम जो एक तो तरीका पुराना है कि हाँ भाई जो बरियाल जमीनें हैं उसमें वक्फे वक्फे से 2-3 दफा हल चला के और सुहागा दें ताकि जड़ी बूटियां वगैरह खत्म हो जाए। वो उम्मीद है कि फार्मर्स कर रहे होंगे आजकल। और उसके बाद जो है वो छोटे छोटे क्यारे बना के
हाँ सॉरी, लेवल सबसे पहले तो हमें लेजर लेवलिंग पे जरूर, अगर हमारा फील्ड लेवल नहीं है तो लेजर लेवलिंग से लेवल करें। उसके बाद उसमें बटे बना के और रौनी कर दें। रौनी के बाद जब बत्तर आए तो फिर हल चला के सुहागा दें और अच्छी तरह, ताकि वो नमी जो है वो ऊपर वाली सतह पे आ जाए और बीच में उगाव जो है वो बेहतर हो। और उसके बाद ड्रिल से काश्त की जाए, ये बरियाल जमीनों के लिए। उसके बाद अगर हमने चावल के बाद काश्त करनी है तो चावल में नमी काफी होती है, उसमें हमें आमतौर पे जरूरत नहीं पड़ती कि रौनी करें अगेन। वो चावल वाले वतर पे ही जमीन तैयार करके हम सोइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी चावल की जो है वो कोई ऐसी किस्म लगी हुई है जो थोड़ा जैसे 515 वगैरह और सुपर, ये थोड़ा लेट मैच्योरिंग है, उसके बाद फिर हम अगर जमीन की तैयारी में जाते हैं तो हमारी जो है क्रॉप लेट होती है। और जो लेट होना है ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो इसको टाइम पे बिजाई के लिए हम जीरो टिलेज की तरफ जा सकते हैं, वो बड़ा कामयाब तरीका है। उसमें जो पाक सीडर, सुपर सीडर या हैप्पी सीडर मशीनें आती हैं जो जिनसे हम बगैर जमीन तैयार किए चावल की कटाई के बाद गंदम की बिजाई कर सकते हैं। उसमें एक तो टाइमली बिजाई हो जाती है, दूसरा उसके साथ जो जमीन की तैयारी के हमारा खर्च है वो भी बच जाता है। तो ये भी एक अच्छा कामयाब तरीका है, इस पे काफी ये अडॉप्ट हो रहा है और इसके अच्छे रिजल्ट है। हमारे साल हर साल के तजर्बात ने इसको बड़ा इफेक्टिव पाया है। उसके बाद हम जैसे कपास के बाद काश्त करते हैं, तो उसमें भी कपास की चुनाई के बाद जो है वो रोटावेट करके एक दफा अच्छी तरह जो है प्लांट मटेरियल उसका कॉटन का उसको रोटावेट कर देते हैं और उसके बाद रौनी करके जमीन तैयार करके बिजाई करते हैं। लेकिन कॉटन एरिया में भी आमतौर पे, क्योंकि कॉटन का रेट अच्छा होता है, वो आखिरी पिकिंग फार्मर देर तक लेने के चक्कर में गंदम को बहुत लेट कर देता है और लेट करने की वजह से फिर वो वहां पे 15-20 मन वाला बात आ जाती है फी एकड़। तो उसके लिए जो एक इंटरवेंशन है कि हम खड़ी कपास में गंदम की काश्त के कामयाब तजर्बात हमने किए हैं। उसमें यह है कि जब हमने आखिरी चुनाई से पहले कपास के फील्ड को पानी लगा देते हैं और उसके बाद उसमें तर-बतर, बल्कि जब थोड़ा कीचड़ जैसी सूरत है उस वक़्त हम गंदम के बीज का छट्टा देते हैं। उस बीज को हमने 8 से 10 घंटे पहले भिगो दिया होता है और उसका हम छट्टा करते हैं। उसमें थोड़ा-सा सीड रेट बढ़ाना पड़ता है, 55 किलो, 60 किलो तक जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ दाने ऊपर रहने की वजह से कीड़े-मकोड़े भी उठा लेते हैं, कुछ वैसे जर्मिनेशन में इफ़ेक्ट होता है। तो वो गंदम वहाँ पे उगाती है। उसके बाद हम आखिरी चुनाई करते हैं, उसके बाद छड़ियाँ रिमूव करते हैं। तो ये चूँकि घास फैमिली से है, ग्रास फैमिली है व्हीट की, तब तक नाली नहीं बनी होती पौधे की, तो उसको कोई नुकसान नहीं होता। आप इवन ट्राली अंदर लेके जाते हैं, छड़ियाँ वगैरह हटाने से तो कोई मसला नहीं। उसके बाद आप छड़ियाँ रिमूव करने के बाद हाथ डाल के पानी लगाते हैं तो उसका स्टैंड भरपूर हो जाता है और टाइमली बिजाई की वजह से वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके आ जाते हैं। उसके बाद जैसे आपने ज़िक्र किया है कि बेड प्लांटिंग जो है पटरियों पे काश्त, उसमें उसके बड़े फ़ायदे हैं कि उसमें पानी की ख़ासी बचत है और ये जो गंदम का पौधा है ये कोई पानी को ज़्यादा पसंद करने वाला पौधा नहीं है। जब इसकी जड़ों को, इसके तने को पानी, तने को टच होता है तो उस वक़्त ये स्ट्रेस में आती है। तो जो बेड प्लांटेड होती है, उसमें वो भी नहीं होता, इसलिए वो क्रॉप जो है वो निस्बतन अच्छा परफ़ॉर्म करती है। उस वो लॉजिंग को भी रेज़िस्ट करती है, यानी गिरती कम है और पानी की बचत बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये भी एक कामयाब तरीका है। या फिर कुछ लोग अगर बेड प्लांटिंग की तरफ जाने में थोड़ी-सी हिचकिचाहट महसूस करते हैं बेड वगैरह बनाने के लिए, तो वो उसमें ये करते हैं कि फील्ड में छट्टा लगा के उसके बाद उसमें खेलियाँ बना देते हैं। वो तरीका भी खासा कामयाब है, वो भी तकरीबन बेड प्लांटिंग के करीब-करीब ही रिज़ल्ट दे देता है। उसके बाद एक इश्यू आता होता था कि जी अब हम जब बेड प्लांटिंग करते हैं तो उसके बाद मशीन चलना मुश्किल हो जाती है, यानी कि खास तौर पे जो कंबाइन हार्वेस्टर है, जो बेड के साथ कटाई करता जाता है,
लेकिन जब उसने टर्न करना होता है जहां से, वहां पे वो उसको बेड जो है ना डिस्टर्ब करता है। हैवी मशीन होती है, मशीन में ब्रेकेज आती है, तो उसके लिए फिर ना ऐसे एरिया जो फील्ड होते थे उसको काटने में कंबाइन वाले हिचकिचाहट करते थे। उसका तरीका ये है कि आपका फील्ड जो है, आप उसके दोनों किनारों पे ट्रैक्टर गुजरने जितनी जगह से बेड जो है वो फ्लैट कर दें, ताकि सॉरी कंबाइन जो है, कंबाइन के गुजरने के जितना आप फ्लैट कर दें, तो ये बेहतरीन तरीका है। फिर मशीन भी वहां से मुड़ जाती है और कटाई भी बेहतरीन होती है, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होता, और वो जो है यील्ड एडवांटेज आता है डेफिनेटली उसमें। जी, बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से अगर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो ज़मीन की तैयारी के बाद जो मरहला है वो खादों का इस्तेमाल है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, जब भी आप अपनी ज़मीन में खाद का इस्तेमाल करें उससे सबसे पहले आप अपनी ज़मीन का तजिया करवाएं, ताकि आपको पता हो आपकी ज़मीन में पहले से नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और बाकी अज्जा खुराक के जो हैं वो कितने हैं और आपको कितने डालने हैं। और इसी तरह जो आप पानी लगाते हैं कोशिश करें पानी का भी टेस्ट करवाएं। तो आपकी खिदमत के लिए अर्ज़ ये है कि सावी टीम आपकी खिदमत के लिए तैयार है। हम आपको सॉइल टेस्ट और वाटर टेस्ट की फैसिलिटी ऑफ़र कर रहे हैं। तो जो किसान भाई ज़मीन का तजिया करवाना चाहते हैं, पानी का तजिया करवाना चाहते हैं, तो सावी टीम आपकी खिदमत के लिए हाज़िर है। तो सर इसी तरह आप बताइएगा कि जो ज़मीनों में आम तौर पर खादों का इस्तेमाल है ज़मीन की तैयारी के दौरान, तो वो कौन-सी खाद रिकमेंड की जाती है कि ज़मीन के तैयारी के वक़्त दें और क्यों दें? उसकी क्या वजह होती है? काफ़ी किसान ये पूछते हैं कि हम पहले ज़मीन की तैयारी में क्यों दें, बाद में हम जो है उनको फ्लड भी तो कर सकते हैं और बाद में और तरीकों से भी दे सकते हैं, लेकिन ज़मीन की एप्लीकेशन में खाद को देना तो वो किस तरह से है? इस तरह से बताइएगा। जी, डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम खाद का इस्तेमाल करते हैं ये खुराक है पौधे की, और इसमें जो ज्यादा समझने की चीज है वो ये है कि हर खाद का जो है अपना एक जो है ना पौधे के लिए उसका रोल है। ये हमारे यहाँ आमतौर पे देखा गया है कि हम नाइट्रोजनी खादें जो है यूरिया वगैरह, उस पे जोर जरा ज्यादा होता है फार्मर का, और फास्फोरस पोटाश वगैरह पे कम ध्यान होता है। हालांकि हर न्यूट्रिएंट जो 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इन तीनों की अपनी अपनी अहमियत है। जो नाइट्रोजन है वो पौधे को जो है सरसब्ज करेगी, उसका कद बढ़ाएगी, पत्ते लश ग्रीन हो जाएंगे, और इसका चूंकि क्विक असर होता है तो हम ज्यादातर जो है ना वो डिजिटल सस्ती भी होती है, इसलिए फार्मर ना यूरिया को ज्यादा इस्तेमाल करता है, फास्फोरस को कम, और पोटाश का तो देखिए अब ना होने के बराबर है। हालांकि हर एक ने अपना अपना काम करना है, एक न्यूट्रिएंट का काम दूसरा नहीं कर सकता। अब पौधा तो सरसब्ज होगा, लेकिन पौधे का जड़ का निजाम कैसा मजबूत बनना है वो फास्फोरस और पोटाश ने देखना है। उसको उसमें रेजिस्टेंस, उसके तने में जो है वो अ, जो है क्या कहते हैं स्ट्रेंथ जो है वो उनसे आनी है। तो इसलिए इन तीनों का मुतवाजन इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है। जैसा आपने बताया कि तज्जिया करवा के उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। फार्मर को थैंकफुल होना चाहिए कि सावी भी आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको ये फैसिलिटी दे रही है। इसके साथ साथ महकमा ज़राअत जो हमारे रिसर्च के अदारे हैं, इनकी तरफ से पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में एक लैब बनी हुई है। तो तमाम डिस्ट्रिक्ट में लैब है, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने जिले लैब से पानी और मट्टी का तजिया करवा सकते हैं। उसके साथ साथ एक महकमे ने खाद हिसाब के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन भी दी हुई है, जिसपे आप अपनी जमीन का अगर तजिया करवाया है तो वो तजिया कराने के बाद उसकी अगर रिपोर्ट आप उस पर डालते हैं तो वो आपको कैलकुलेट करके बता देता है कि आपको कौन कौन सी खाद किस मिकदार में चाहिए। अगर आपने तजिया नहीं भी कराया हुआ तो उसमें उन्होंने लाखों जगह से सैंपल लेके
आपके इलाके के से सॉइल सैंपल्स लेके एनालिसिस की हुई, या फिर वो उसकी बेस पे आपको कैलकुलेट करके बता देता है। या एक तीसरी ऑप्शन, उनकी बड़ी सारी ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है कि हाँ भाई, आप खाद पे कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप जितनी अमाउंट बताते हैं आप वो उसके मुताबिक आपको कैलकुलेट कर देता है कि आपको फिर इतने पैसों में अगर लेनी है तो आप इतनी यूरिया लें, इतनी डीएपी लें, इतनी पोटाश लें। इस तरह से काफी गाइडेंस के तरीके हैं, तो ये लाजमी करने चाहिए। ब्लाइंड यूज जो है ना, कि जो दिल किया खाद ली और छट्टा कर दिया, दिस इज नॉट अफोर्डेबल। आप फार्मर के लिए इतना वैसे ही जो है ना, एक तो वैसे ही बेवकूफी है कि हम अंधाधुंध पैसे करते हैं, दूसरा खाते महंगी बड़ी हैं, तो इसको बड़ा ही सोच समझ के करने की जरूरत है। अब हम आ जाते हैं कि भाई, अगर फर्ज करें कोई मेरे जैसा सुस्त फार्मर है जो नहीं एनालिसिस कराना चाहता, तो फिर भी हमने थोड़ा बहुत एक उसके लिए एक रिकमेंडेशन दी है कि अगर हम आ जाए बारानी इलाकों में, तो बारानी इलाकों को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। एक है कम बारिश वाले इलाके, एक दरमियानी बारिश वाले और एक ज्यादा बारिश वाले। तो कम बारिश वाले इलाकों में 1 बोरी डीएपी, 1 यूरिया और आधी पोटाश इस्तेमाल कर लें। दरमियानी बारिश वाले इलाकों में 1.25 बोरी जो है वो डीएपी और यूरिया की और आधी बोरी पोटाश की। और जो ज्यादा बारिश वाले इलाके हैं उसमें 1.5 बोरी यूरिया, 1.5 बोरी उसकी डीएपी की और 1 बोरी पोटाश, ये इस्तेमाल करें। और जो हमारे आपाश इलाके हैं, इसमें हम इसी तरह से जमीन को 3 हिस्सों में इस तरह से तकसीम करते हैं कि कमजोर जमीन, दरमियानी जमीन और भारी जमीन। तो जो भारी जमीन है उसमें अगर हम डाल देंगे 1 बोरी डीएपी, 1 यूरिया और आधी पोटाश, तो ये काफी है। और जो दरमियानी जमीनें हैं उसमें 1.5 बोरी यूरिया, 1.25 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटाश। जबकि कमजोर जमीन में 2 बोरी डीएपी, 2 यूरिया और 1 पोटाश। ये जो है ना, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा। उसके साथ साथ जिंक और बोरान के जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब देखिए, हमने अपनी जो है ना क्रॉपिंग पैटर्न बड़े इंटेंसिव है। साल में हम 3-3 फसलें ले रहे हैं, कुछ फार्मर 4 तक चले गए। जब हमने इस तरह से जमीन को इस्तेमाल करना है, फिर डेफिनेटली हमें उसमें न्यूट्रिएंट्स डालने की जरूरत है। ऑर्गेनिक मैटर भी हमारा कम हो रहा है, उसका जरूर एहतमाम किया जाए। उसके लिए अगर खाद के तौर पे हमने चाहिए कि साल में कहीं पे 2 महीने की पॉकेट दे के वहां पे जंतर लगा के उसको रोटावेट करें, कोई भी फलीदार लगा के पौधे उसको जो है ना वो उसमें ग्रीन मैन्योरिंग करें। या फिर हम जो फार्म यार्ड मैन्योर है, जिसको जानवरों की खाद, वो इस्तेमाल की जाए ताकि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बेहतर हो। फसलों की बाकियात को आग हरगिज ना लगाएं, उस सबको रोटावेट करके जमीन में वापस डाला जाए ताकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बढ़ता है। तो उसके साथ अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट में मैंने जैसे बात की है कि जिंक और आयरन जो है ना, ये भी अब हमारी जमीनों में ना कम हो रहा है, और ये हमने ऐड करने से खातिर फायदे होते हैं। जिंक जो है, ये जो 33%, 33% वाला जिंक है, ये 5 किलो, और बोरान जो 17% वाला होता है वो 2.5 किलो फी एकड़ जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे दाना बेहतर बनता है, दाने में शाइनिंग आती है, यील्ड में भी 5 से 7% इजाफा नोट किया गया है। हमारा जो एवरेज है तकरीबन 5 साल से ज्यादा। ऐसा में आपका म्यूट हुआ हुआ है। जी, इसी तरह से मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जिस तरह आपने बात की माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी अज्जाए सगीरा का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे नताइज हैं। तो किसान भाइयों, सावी के पास आपको एक मुकम्मल मुरक्कब की फार्म में ये अज्जाए सगीरा जो है वो लेने को मिलेंगे। हमारे पास जो एक मुरक्कब है ज़राई यूनिवर्सिटी का तैयार करदा है, उसमें जिंक भी है, उसमें बोरान भी है, और बाकी जो अज्जाए सगीरा ज़रूरी हैं पौधे की खुराक के लिए, तो वो सारे अवेलेबल हैं।
तो वो आप सावी के दिए गए नंबर पर रब्ता करके जहाँ चाहें जितना चाहें मंगवा सकते हैं। और इसी तरह से मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आपने सॉइल टेस्टिंग के हवाले से गवर्नमेंट की जो लैब्स हैं उनका जिक्र किया है। तो काफ़ी किसानों का ये शिकवा होता है कि वो ज़रा टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, 21 दिन, 22 दिन, 25 दिन। तो उसके लिए किसान भाइयों, सावी के पास जो सहूलत है वो सिर्फ 7 दिन में आपको नतीजा इंशाल्लाह मिलेगा। अगर आप सावी के प्लेटफॉर्म पे आके अपनी ज़मीन का तजिया करवाते हैं या वाटर का तजिया करवाते हैं पानी का, तो आपको इंशाल्लाह 7 दिनों में नतीजा मिलेगा। और इसी तरह बात को आगे बढ़ाएं, ज़मीन की तैयारी हो गई, खादों का इस्तेमाल हो गया, तो सबसे पहला जो मसला आता है वो जड़ी बूटियों का आता है। तो जड़ी बूटियों का बेहतर जो तरीका था वो आपने पहले भी जिक्र किया, दो आपके तरीके जो पहले इस्तेमाल कर रहे हैं किसान, तो उस तरह से भी उनको जो है वो ख़त्म किया जा सकता है जड़ी बूटियों को। लेकिन कोई अगर उस तरीके को फॉलो नहीं कर सकता तो उसके लिए केमिकल कंट्रोल का ऑप्शन बचता है। तो उस हवाले से फिर पोस्ट जो इमरजेंस वीडीसाइड है या प्री यानी कि पहले, तो उन दोनों जहरों में कौन सी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है और किस का इस्तेमाल करने से जो है वह जड़ी बूटियाँ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं, इसके बारे में बताइएगा। जी, ओवर टू यू सर। देखिए, 3 किस्म की वीडिसाइड आती हैं। एक तो जो है प्री इमर्जेंस यूज करते हैं, उसके बाद पोस्ट इमर्जेंस में जो है उसमें एक नैरो लीफ की आ गई जो घासनुमा जड़ी बूटियां हैं उनके लिए, एक है जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों के लिए, और एक वो है जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये फार्मर की चॉइस है कि कॉम्बिनेशन वाला यूज करना है या दोनों अलग अलग। लेकिन इसका भी सबसे बेहतर तरीका जो है वो जो सबसे इफेक्टिव, कम खर्च और बेहतर नताइज वाला वो ये है कि जब जड़ी बूटियां उग गए तो फिर आप अपने महकमा ज़राअत तौसीह के अमले के दोस्तों के साथ को विजिट करवाएं अपना फील्ड, और उनके मशवरे से जड़ी बूटियां जिस तरह की हैं आप अकॉर्डिंगली जो है ना वो अपनी जहर का इंतखाब करें। क्योंकि बहुत सारे जो है ना जहर हैं वो जो दुम्बी सिटी पे ज्यादा इफेक्टिव है, कोई है जो जंगली जई को ज्यादा बेहतर कंट्रोल करती है। तो आपके पास जिस किस्म की वीड्स हैं उसी हिसाब से जो है अगर आप जहर का इंतखाब करेंगे तो बेहतर नतीजे आएंगे। उसके साथ ये है कि आपको नोजल का बहुत ख्याल रखना है। जो जड़ी बूटी मार दवाई के लिए नोजल है वो फ्लैट जेट नोजल होती है, वो जो आम इंसेक्टिसाइड वाली नोजल है उससे स्प्रे नहीं करनी, और कोशिश करनी है कि वो इस तरह से कोई स्प्रे हो कि ये पौधों पर डबल डबल स्प्रे ना हो। क्योंकि खास तौर पे जो घासनुमा जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने वाली जहरें हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं कि जिनका अगर डबल स्प्रे हो जाए तो वहां से फिर थोड़ा क्रॉप को भी डैमेज आता है। तो ये जो है ये एहतियातें करनी चाहिए इस पर। माजर के सर, मैं आपके अजीत साहब इजाज़त देगा तो मैं सवाल पूछ सकता हूँ? सर जी प्लीज। जी, तो हमारे साथ जो कि हमारे उस्ताद मोहतरम यहाँ पे हाफिज वसी साहब मौजूद हैं, तो मैं चाह रहा था कि उनसे पूछें कि यहाँ हमने लेनी है 60 मन गंदम, 77 मन गंदम लेनी है, तो ये जो 40-35 से बाहर निकालने था हाफिज साहब। सर, आई विल लुकिंग एट यू सर। जी सर। म्यूट हो सर, ਤੁਸੀਂ म्यूट हो हाफिज साहब। ਤੁਸੀਂ अनम्यूट करो जरा अपने आप ਨੂੰ। जी जी उस्ताद मोहतरम, ਤੁਸੀਂ म्यूट हो जाए, म्यूट हो। सर माइक ऑन। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। जी जी। नहीं सर, अजय भी नहीं चला, तेरा माइक नहीं चला। मैं ठहरो, मैं इन्हें कहता हूँ आस्क टू आ- अनम्यूट। हाँ जी सर जी, अनम्यूट करो जी। हाँ सर। नहीं, क्योंकि उन्होंने सऊदी अरब इसको में आप गंदम ग्रो कर क्या थे, वहां पर वो लेते हैं 10 टन तक तो वो पहुंच गए। ठीक है, हमारे वो जी जी 10 टन पर एकड़ हेक्टर। आ- जी आखिर में मैंने अपनी 2-3 ऑब्जर्वेशन देनी है। डॉक्टर साहब जो है बड़े अच्छे तरीके से फ्रॉम डे 1 इसको आगे लेके चल रहे हैं, और मैं खुद असल एंजॉय कर रहा था। आपने मुझे वो क्या कहते हैं ना, चलते चलते ठोकर मार दी और फिर वो सारा तसलसल टूट गया। तो जरा मेरा ख्याल नहीं ये नहीं है कि असल डॉक्टर में साहब को हम मुकम्मल कर लेने दें। वो नहीं नहीं उनमें हो गई जी, हो गई सर, हो गई सर। हम आपके नहीं, आपसे सुनना चाह रहे हैं, बाकी आपके एक्सपीरियंसेस से।
अच्छा देखिए, मैं मेरे ज़हन में तो असल मामला ये है कि एक तो मैं महसूस करता हूँ ये सावी बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये मेरा तजुर्बा एक है कि हम लोग यहाँ पर पंजाब में बैठे हुए हैं, और हमारा ख्याल ये है कि हमें सुनने वाले सिर्फ पंजाबी फार्मर है, जबकि हमें सुनने वाले बलूचिस्तान के भी फार्मर है, केपी के भी हैं, सिंध के भी हैं, और वो अक्सर व बेशतर शिकवा करते हैं कि डॉक्टर जावेद साहब और दूसरे लोग जो हैं बड़े बड़े माहिरीन, वो बताते हैं कि जनाब ये पंजाब फलाना ले लें, ये आप निशान ले लें, ये पोठवार ले लें। तो वो उनको ये गलत फहमी है कि भाई हमारा भी कुछ हिस्सा है। तो एक तो सावी को इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी चीज जो डॉक्टर साहब ने बात कही है, ये डायरेक्ट ड्रिल की, हैप्पी सीडर की, और ये सुपर सीडर की, इसकी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने जिंदगी में पहली मरतबा बैक इन 1988 जब मैंने इस डायरेक्ट ड्रिल को इस्तेमाल किया, तो मैंने एक चीज नोट की जो हैरानकुन थी, और वो ये थी कि मेरे पास पिवट इरिगेशन सिस्टम था, और जब आपके पास फसल भरपूर हो और दाना भी भरपूर हो, वो जो 80 मन और 90 मन और 100 मन की बात आप कर रहे हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके ऊपर बोझ कितना होगा पौधे के ऊपर। तो जब ये पिवट चल रही होती है, अगर हवा भी चलना शुरू हो जाए, तो मैंने देखा कि उन फसलों में लॉजिंग टिका के होती थी। तो जो पहली चीज मैंने ऑब्जर्व की वो ये की कि ये जो डायरेक्ट ड्रिल उस वक्त था, उस वक्त हैप्पी सीडर नहीं था, मैंने देखा कि उसमें मिनिमम लॉजिंग थी। और फिर मैं आई वेंट इनसाइड, और मुझे फिर ये पता चला कि ये दब के बाद रच के खा, और ये सारी की सारी जो हम मेहनत करते हैं उसके नतीजे में जमीन सॉफ्ट हो जाती है, और उसकी जड़ों की पकड़ जमीन के साथ वो उतनी नहीं होती जितनी डायरेक्ट ड्रिल में होती है, इसलिए कि वो तो हमने जमीन को छेड़ा ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो पौधा अपने टॉप पर पहुंचा हुआ है, तो नीचे जमीन ने उसको पकड़ के रखा हुआ है, और वो इसको लॉजिंग से बचाती है। तो ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात यह है कि सारी ड्यूटी डॉक्टर जावेद साहब की नहीं है, ये कुछ फार्मर्स की भी ड्यूटी है। अभी इन्होंने बताया कि हरी ये कहीं वाइल्ड रोड का मसला होगा, कहीं दुम्बी सिटी का मसला होगा, कहीं चौड़े पत्तों वाली का मसला होगा। तो फार्मर की ड्यूटी भी है, और वो ड्यूटी ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जब उसकी फसल पूरी चढ़ चुकी है, अभी हार्वेस्ट नहीं हुई है, वो जाकर एक चक्कर लगाए कि मेरी तमाम तर कोशिशों के बावजूद यहाँ कौन सी वीड रह गई है, और उसको अपने रोजनामचे में लिखे, ताकि आइंदा अगले साल उसके ज़हन में ये बात रहे कि मैंने ये चीजें इस्तेमाल की, और इस इस्तेमाल के बावजूद ये जड़ी बूटियां कंट्रोल नहीं हुई। और फिर डॉक्टर जावेद साहब के पास आए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास आए, और दे विल गिव देम द बेस्ट सोल्यूशन। तो ये एक अच्छी चीज है। दूसरी चीज जो है, ये सावी ने, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये मुरक्कब भी मतलब दे रहे हैं और बीज भी दे रहे हैं। मैंने अफ्रीका में तो मैंने देखा था, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी ये मैंने सुना है, इंडिया के कुछ स्टेट्स में है, और वो एक फैसिलिटी है, वो ये है कि मेरे पास मेरे घर की गंदुम है और मैं वही लगाना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ अदारे एनजीओ ऐसे आते हैं, वो ये कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, आप अपना जो खाने वाला जो बीज है, जो आप बीज बनाना चाहते हैं, आप हमें ला दें, और इन रिटर्न वी विल गिव यू सर्टिफाइड सीड। अब यू इमेजिन, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये सर्टिफाइड सीड के लफ्ज से ही 5-7 मन की पैदावार का फर्क तो वैसे ही पड़ जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि सावी को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमेशा कोई ना कोई अल्लाह ताला ने किसी के खाते में कोई काम रखा होता है, और वो सुरखाब का पर जो है वो अल्लाह ताला लगाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस तरफ अगर इस मर्तबा नहीं तो आइंदा की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और मैं ये बात कहूंगा कि जितनी बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, ये जो मेरा फार्मर है वो अपनी डायरी को मेंटेन रखे। वो कई काम अच्छे करेगा लेकिन रिजल्ट बुरा आएगा, वो कई काम में तवज्जो नहीं देगा लेकिन रिजल्ट फिर भी अच्छा आएगा। और वो उसके लिए एक चीज होगी कि एट द एंड ऑफ द डे वो सोचे कि ये कौन सी चीज है, और वो मशवरा करे फिर माहिरीन से
कि मैंने ये किया था, रिजल्ट ये आया, अब नेक्स्ट ईयर के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच जनाब। जी सर। हाँ साहब, आपने तो हमें जो ना क्या कहते हैं कि अगेन मुझे आपसे बात करके माशाल्लाह बहुत खुशी होती है कि आप बहुत प्यार से बच्चों की तरह हमें समझाते हैं। तो और ये बात जो है ना, वो बात हमारे हदीस शरीफ के साथ जाती है कि इल्म हासिल करें चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो ये जो इल्म के साथ बात है कि ज़िम्मेदार को सीखने की ज़रूरत है। तो ज़मीन की तैयारी में सबसे ज़्यादा ज़मीन की जो सेहत है, आपने बहुत अच्छी बात की, ज़मीन की सेहत की बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर सीड रेट क्वांटिटी जो डॉक्टर साहब बता रहे कितना अमाउंट में बीज डालना है, वो 50-60 किलो डाल रहे हैं। वो अपना जो है पौधे अपनी क्या कहते हैं बूटा ही नहीं मार रहे। अच्छा, तो ये छोटे छोटे फैक्टर हैं जो ऐड अप होते हैं। हमने चूँकि अभी आज डॉक्टर जैदी साहब नहीं हमारे साथ मौजूद होकर आते तो वो बताते कि जैसे आपने खुद ही मुशाहदा भी किया था, डॉक्टर जवेद साहब खुद गए थे उनके फार्म पर। तो उन्होंने 35 किलो या 30 किलो 25 से 30 किलो के दरमियान बीज डाला और फिर उन्होंने पटड़ियों पे लगाई। तो हमारे सारे पाकिस्तान पंजाब में या दूसरे जगहों में KPK में वहाँ पर भी हमारी फसलें गिर गईं, लेकिन उनकी फसल नहीं गिरी। उसकी वजह क्या थी? एक तो उन्होंने तनासब से जो है, एक तो उसका लगाने में बहुत एहतियात की कि उन्होंने पटड़ियों पर लगाई। अच्छा, दूसरा जो था उन्होंने जो यूरिया की जो एप्लीकेशन है ना, उसको बड़ा मोहतात होकर किया। तो उनकी फसल आखिर में जो उनकी एवरेज थी पूरे खेत की, कुछ खेत ज़्यादा भी होंगे, 63.50 मन आए। हाँ जी, 63.5 मन आई है। तो ये एवरेज है एक फार्म की। तो अगर आप ये अंदाज़ा कर लें कि अगर पाकिस्तान में जो अब डॉक्टर साहब अभी कितना 28 मन पे हम बैठे हुए हैं, हमारी एवरेज कितनी है? 34 पे 34 34 हो गया क्या? 34 हो गई, ठीक है। तो अगर उसमें 5% और ऐड हो जाए तो हमारी कितनी एडिशनल गंदम पैदा हो सकती है। या जी, मैं भी जो अभी हाफिज साहब ने कहा, मैं आपकी रिफ्लेक्शन सुनना चाहूँगा जवेद साहब। देखे जी, हाफिज साहब के तो विजनरी जो है ना वर्ड्स होते हैं। रियली अप्रिशिएट, आपने बात बताई दी है। सही है कि फार्मर जो है वो बजाय ये कि बस ठीक है सुन लिया और बस उसको भूल गया वाला काम ना हो। एक तो अपने नोट्स बनाए, एक अपनी ऑब्जर्वेशन, जैसे आपने कहा है कि ना अपनी ऑब्जर्वेशंस के कहाँ मुझसे कोई गलती हुई है या कौन सी मेरी एप्लीकेशन है जिसने किस फैक्टर को कवर नहीं किया, जैसे वीडिसाइड की मिसाल देके उन्होंने बताई है। तो फिर वो अगली दफा मशवरा कर सकते हैं, फिर हम उनको चेंज करा के वो वाली को वीडिसाइड बताएंगे जो वाकई उनके लिए जो है ना उनकी कंडीशन के लिए बेहतर हो। तो उसके बाद बात ये जो आपने सीड रेट वाली की है, ये इंतहाई अहम है। कम का सीड बढ़ाने से जो है ना वो पौधा जो है वो उसमें टेलरिंग भी कम होती है और उसमें जो है ना जब ज्यादा पौधे हो जाते हैं तो वो कंपटीशन में फिर उसका तना मजबूत नहीं बनता। तो इसके लिए जो जब अगर आप प्रिसीजन की तरफ जाते हैं, यू हैव गुड मशीनरी और आपकी मॉइस्चर लेवल ठीक है, बतर सही है, टाइम पे बिजाई कर रहे हैं, तो वाकई हम 30 किलो से भी पूरी प्लांट पॉपुलेशन ले सकते हैं। लेकिन चूंकि फार्मर कंडीशन में आपको पता है कोई ना कोई फर्क हो जाता है, फिर नुकसान होने का खतरा है। तो हम ब्रॉडली स्पीकिंग कहते हैं कि अगर नॉर्मल बिजाई करनी है तो 40 किलो, और अगर आपने लेट बिजाई पे चले गए हैं फिर 45-46 किलो या मैक्सिमम 50 तक जा सकते हैं। इससे ऊपर जाना जो है ना वो फायदे की बजाय नुकसानदेह है। और एक तो बीज भी हमारा महंगा है, ऊपर से वो ज्यादा डाल के हम उल्टा अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, तो उसका फायदा कोई नहीं है। दूसरा, जब हम खाद की बात कर रहे हैं तो एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो हमारी जो भारी जमीनें हैं, मेरा जमीनें हैं, उनमें कम स्प्लिटिंग्स पे भी गुजारा हो जाता है। लेकिन जो रेतली जमीनें है ना, इतनी ज्यादा रेतली जमीनें हैं, उनमें आप फर्टिलाइजर की स्प्लिटिंग बढ़ा दें, थोड़ी थोड़ी फर्टिलाइजर है हर पानी के साथ डालें। तो क्योंकि रेतली जमीनों में उसके लीच डाउन होने का खतरा जो है ना वो ज्यादा होता है, लीचिंग ज्यादा होती है। तो इसलिए वहां पे स्प्लिटिंग भी बढ़ाती है, वहां पे रेतले इलाकों में पानी भी ज्यादा लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए वो ना पानी, हर पानी के साथ थोड़ी थोड़ी खाद अगर 3-4 मरहलों में डाल देंगे ना तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। जी सर, इसी तरह हम अब सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे जो बिहाड़ी से मेरे कुलीग हैं उनका ये सवाल है
कि जो पंजाब में अर्ली सोइंग के हवाले से किस वैरायटी को तरजीह दी जाए। अर्ली सोइंग अगर कोई बंदा जाना चाहता है तो उस हवाले से किस वैरायटी का इंतखाब जरूर जो है उनके लिए अच्छा रहेगा, इस हवाले से बताइएगा। इसमें आप दिलकश और अकबर ये इस्तेमाल करें, ये बेहतरीन रहेंगी। और जो साउथ में है इसमें हम तकरीबन आजकल 25 अक्टूबर से भी बिजाई शुरू कर दें तो वो ठीक है, क्योंकि जो अर्ली बिजाई है ना, इसमें फायदा ये होता है कि अगर हमारा फरवरी मार्च का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस सूरत में भी जो अर्ली बिजाई की होती है उसको फायदा होता है। वो दाना पहले बना चुकी होती है फसल, उस पे जो मौसम की जो है ना हाई टेम्परेचर का असर कम से कम होता है। अगर इसी तरह मौसम ठंडा रहे और वक्फे वक्फे से बारिशें होती रहे तो तब हमें खतरा होता है कि खुदा न खास्ता रस्ट ना आए। तो अगर खुदा न खास्ता रस्ट भी आती है तो तब भी जो अर्ली सोइंग वाली फसल होती है वो उस वक्त तक मार्च तक अपना दाना मुकम्मल कर चुकी होती है, उसको रस से भी कोई नुकसान नहीं होता। अगर आंधी तूफान से फसल गिरती है तो उसमें भी जो अर्ली सोइंग वाली होती है उसमें दाना बन चुका होता है, वो गिर के भी उसका नुकसान जो है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए जो अर्ली सोइंग है ये आजकल ज्यादा अच्छा रिजल्ट। इसी तरह सर एक और सवाल है कि अगर ज़मीन जो है वो रेतली है और बारानी एरिया है, उसके लिए आपने पहले भी जो अक़साम है उनकी बात कर दी है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हो कि अगर आप ये बता सकें, हाँ, किसानों को गाइड कर सकें कि बिल्कुल रेतली ज़मीन है तो उस हवाले से वीट लगाना कैसा है, और लगाएं तो फिर कौन सी वैरायटी जो है वो लगाएं, इस हवाले से काइंडली गाइड कीजिए। हाँ, इसमें जो आपने रेतले इलाके बताए हैं इसके लिए तो मैंने बताया ना, बकर स्टार, बकरे बकर, निशान, ये और उसके साथ अकबर 19 और अरूज, ये बहुत अच्छा वहां पे परफॉर्म करती हैं। तो ये आपको जो है ना वो लगानी चाहिए। इसी तरह से हमारे साथ फेसबुक पे मौजूद हैं सैयद सजाद शाह साहब, उनका वो बेसिकली सिंध से हैं, तो उनका ये सवाल है कि सिंध के हवाले से हमें कुछ वैरायटीज़ का बताएं जो हमारे लिए सूटेबल हों। अकबर 2019 का बहुत अच्छा फीडबैक वहां से सिंध से हमें मिला है और ये वहां पे सिंध में आसानी से दस्तयाब भी है। तो ये अकबर 2019 वहां पे लगाएं, इंशाल्लाह बेहतरीन पैदा। किसी और का हमारे साथ जूम पे मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स मेरे कुलीग मौजूद हैं, तो उनमें से किसी का कोई सवाल हो तो वो काइंडली अपने आप को अनम्यूट करे और सवाल कर सकता है। जी जी, थैंक यू, मैं बहुत शुक्रिया। आप म्यूट हैं सर। हाफिज वसी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से म्यूट हैं। जी जी प्लीज। अच्छा, मैंने देखा है और ये हमारा माइंड सेट है। यहाँ डॉक्टर जावेद साहब भी बैठे हुए हैं और खालिद साहब भी बैठे हुए हैं, ये मेरी तायद भी करें, लेकिन आई एम टॉकिंग टू फार्मर्स। हमारे यहाँ तस्वुर ये है कि दूसरे की थाली में पड़ा हुआ लड्डू मोटा नजर आता है। जो कुछ इंडिया में हो रहा है उसके साइंसदान भी बड़े गजब के हैं, उसके फार्मर्स भी बड़े गजब के हैं, उसकी गवर्नमेंट भी बड़ी गजब की है। जबकि हकीकत कुछ और है। ये जो 34 वाला जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ये आप देखें कि इसमें पोटवार भी शामिल है, इसमें सेंट्रल पंजाब भी शामिल है, इसमें सदर्न पंजाब भी शामिल है और इसके अंदर चोलिस्तान भी शामिल है। जबकि इंडिया के अंदर थाल, सॉरी, ये थाल। अच्छा, अब इंडिया के अंदर जब ये तकसीम हुई है तो 17 जिले पाकिस्तान के पास आए और 11 जिले इंडिया के पास आए, और उन 11 जिलों में से भी 4 सूबे बन गए। एक हिमाचल प्रदेश बन गया, एक हरियाणा बन गया, एक चंडीगढ़ बन गया और एक पंजाब रह गया। तो ये अगर आप देखें कि सरगोदा, बिहाड़ी, बुरेवाला, ये आप फैसलाबाद आ जाएं, अगर आप इन जिलों की पैदावार देखें तो ये कहीं जाकर उसके करीब करीब पड़ती है या उससे बेहतर पड़ती है। तो आपके जो साइंसदान हैं ये किसी सूरत में भी उन लोगों से पीछे नहीं है और आपको इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक बात मैं बताना चाहता हूं
ये मेरे उन भाइयों को जो सोशल मीडिया से ज्यादा मुतासिर हैं। यहाँ डॉक्टर जावेद साहब बैठे हुए हैं, इनसे जरा मैं चाहूंगा ये तायद करें या तरदीद करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है पहले 2 साल पहले पाकिस्तान में आया, और सुपर बासमती जो है ये पहले पाकिस्तान में बनी, और यहाँ से एक आदमी जो है वो उठा के ले गया, उसने रेप्लिकेट किया, और 5 साल के बाद वो इंडियन सुपर बासमती बन गई। तो हमारे जो 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 साइंसदान हैं वो बेचारे अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना गवर्नमेंट की तरफ से एप्रिसिएशन है और ना पब्लिक की तरफ से एप्रिसिएशन है। उनका नेट रिजल्ट ये है, वो ये कहते हैं कि ये वेले लोका दा महकमा है। तो खुदा के वास्ते जरा ये अपने एटीट्यूड को थोड़ा तब्दील करें। हम इतने बुरे नहीं हैं, हम बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, लेकिन हमने और अच्छा बनना है। और अच्छा कब बनेंगे? जब आप इनके पीछे खड़े होंगे और इनके कहे पे अमल करेंगे। राइट सर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप तो देखें, वो बासमती का तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंटरनेशनल कोर्ट से उसका केस भी जीत गए हैं। जो बासमती है उस वो साबित हो गई है कि वो इंडिया का क्लेम गलत था, वो पाकिस्तान की ही प्रोडक्ट है। इसी तरह जैसे आपने बात की है ग्रीन रेवोल्यूशन वाली, तो ये मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग भी पड़ी होगी। सिमट में एक इवेंट के दौरान डॉक्टर स्वामीनाथन ने, जो इंडिया के हैं, उन्होंने वहां पे वाजे किया था कि हाँ भाई ये जो है ना, जब इन्होंने इंडिया को पता चला कि वहां पे जी कोई सेमी ड्वार्फ सीमेंट में तैयार हुई है, तो उन्होंने बोरलाग को खत लिखा कि ये हमें भी दिया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हम ना हमारा ऑलरेडी जो है ना कोलैबोरेशन है पाकिस्तान के साथ चल रहा, तो हम वहां पे सक्सेस देख के, क्योंकि वो पार्टनर है इसके में हमारे साथ, तो वहां पे इसकी सक्सेस देख के फिर आपसे बात की जाएगी। फिर डॉक्टर बोरलाग यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे इनकी प्रेस की परफॉर्मेंस देखी, उसके बाद यहाँ से वो सीड वहां पे गया। इसी इंडिया के तरह लिए जो जी हाँ, और जो पहली वैरायटी थी जो मैक्सी पाक के नाम से 65 में पाकिस्तान में रिलीज हुई, 66 में सिमट में हुई, और 67 में इंडिया में वो पहली वैरायटी रिलीज हुई। तो ये तो हिस्ट्री में है। अच्छा, इसी तरह चलिए। थोड़ी सी इसी बात को बढ़ा लें कि ये जो सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा चल रहा है आजकल, वो कोई काली गंदम, कोई सोना मोती, कोई ऑस्ट्रेलिया से दरामदशुदा गंदम, ये ये बहुत सब बहुत फ्रॉड्स प्यारी हैं। बात है। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्रॉड है। उसमें मेरे पास हर चीज के एनालिसिस है, ना ये पैदावार में ज्यादा है, ना इनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू है। ये जो सोना मोती और ब्लैक व्हीट इसको कहते हैं, ये जी इसमें शुगर के मरीजों के लिए ये है, हार्ट के मरीजों के लिए है, ये ग्लूटेन फ्री है, ये शुगर फ्री है, बिल्कुल गलत है। अब साहब आपने हमारी लैब देखी हुई है, ISO अक्रेडिटेड लैब है, उसके रिजल्ट सारी दुनिया में माने जाते हैं। वहां पे हमने इन सब का एनालिसिस किया है, ये सारे फेक क्लेम्स हैं और फार्मर को लूटने का तरीका है। फार्मर बेचारा पहले बहुत ज्यादा पैसे खर्चता है, कई कई हजार रुपए फी किलो ये बेचा जाता है सीड, और उसके बाद बेचारे की 10-12 मन पैदावार आती है। तो इससे बचना चाहिए। जैसे आपने कहा, अपने अदारों पे एतमाद रखें। इंशाल्लाह ये जो वैरायटीज मैंने बताई हैं, जो हमने डिस्कस की है, थोड़ी बहुत प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इस पे अमल करेंगे तो कोई वजह नहीं कि हम भी इंडिया से ज्यादा पैदावार लेंगे इंशाल्लाह। अभी देखे ना, इंशाल्लाह। जब गवर्नमेंट ये इंसेंटिव ऐलान करती है, तो 80 मन, 85 मन, बल्कि 4 साल पहले 98 मन तक फार्मर ने इन्हीं खेतों से पैदा करके ट्रैक्टर इनाम में जीता। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इन वैरायटीज में पोटेंशियल तो है, बाकी हमने सारी टेक्नोलॉजी लगानी है तो हमारी पैदावार बढ़ती जाएगी। और ये आमतौर पे होता क्या है कि जो एक कॉटन का फार्मर है या सब्जियां लगाता है, वो हर रोज अपने फील्ड में हाजिर रहता है, अपने फील्ड को मॉनिटर करता है। अगर थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम, 2 पत्ते भी मुरझाए नजर आते हैं, फौरन स्प्रे और फौरन मशवरे। गंदम को हम आमतौर पे लाइटली लेते हैं कि नहीं, कोई नहीं, ये फसल तो हो ही जानी है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी बड़ी सेंसिटिव फसल है। ये जितने भी हमने जिक्र किया है, बीज का इंतखाब, क्वालिटी, दवाई लगाना, फिर मुनासिब सीड रेट, सही तरीके से बिजाई करना,
और फिर मुतवाजन उसका फर्टिलाइजर, टाइम पे इरिगेशन, वीड्स का कंट्रोल, ये सारी चीजें हमारी 5 से 7% एक फैक्टर जो है ना वो लॉस कर देता है। तो अगर हम इन चीजों पे को लाइटली लेंगे तो अल्टीमेटली फिर हमारी पैदावार आधे से भी नीचे आ जाती है। वो हम 30 के पास फिर रहे होते हैं, फिर हम कहते हैं जी पैदावार कम आई है। लेकिन इन्हीं सारे फैक्टर्स को अगर हम अच्छे तरीके से वक्त पे मुनासिब तरीके से करेंगे तो कोई वजह नहीं कि हमारा आम फार्मर 50 से 60 से बढ़ जाए। अच्छा बहुत डॉक्टर साहब, ये शुक्रिया। आपने बड़ी प्यारी बात कही है। खास तौर पर ये ब्लैक वीट और ब्लू वीट और अंबर वीट और ऑरेंज वीट, ये जो आपने फरमाया है, ये तमाम तर बातें कहने के बावजूद कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मेरा तरीका ये है कि मैं अपनी ईमानदाराना राय पूछने वाले को बता देता हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि तीसरी मर्तबा वो बजिद है कि जी वो फलाने हकीम साहब ने कहा है कि उसके अंदर तो ये खसूसियात है, कैंसर का इलाज भी है और कोविड-19 का इलाज भी है, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि आप जरूर लगाएं। मुझे अफसोस है कि मैंने गलत मशवरा दिया है, मैं अपना मशवरा वापस लेता हूँ। फिर मैंने देखा है कि उसने लगाई, अब वो ढूंढ रहा है, लेने वाला कोई नहीं है मदद सिवाय वो हकीम के अलावा। वो जो उसने लगा ली है, जो उसकी 50 मन हुई है, 30 मन हुई है, 12 मन हुई है, व्हाटएवर इट इज, उसका लेने वाला सिवाय उसके घर के कोई और आदमी नहीं मिलता। तो वो आदमी सफर करता है कि पहले उसने भारी कीमत के ऊपर बीज लिया, अपना टाइम बर्बाद किया, और जब चीज तैयार हो गई तो आगे खरीदार कोई नहीं था। जी सर। लो जी, जी बड़ा बहुत टाइमली शुक्रिया। गल हुई सर। और साढ़े उस्ताद मोहतरम आ गए जनाब अली है, हाँ जनाब जी, हाँ किबला, जी। जनाब अली गिल साहब तशरीफ लेकिन लाए, आज अस्सलाम आए वालेकुम बड़ा जी। आज आए बड़ा लेट है जी। गिल साहब आज ज्यादा लेट हो गए आप ना। सबको बहुत बहुत सलाम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। मैं कोई 10 घंटे का टाइम डिफरेंस है और मुझे अभी कोई 10 मिनट पहले मैंने डॉक्टर साहब का हुक्म मैसेज में देखा। तो अगर मुझे कोई थोड़ी देर पहले पता लग जाता तो मैं ये इतना इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना करने पाता। सारा हाजी का कसूर है, ये हाजी आजकल चेहरे ने हाजी नु फड़दे हैं, हैं जी। सॉरी सर, सॉरी। ये भी माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ अल्लाह और ताला सलामती अता ਤੁਹਾਨੂੰ फरमाए। सब ਨੂੰ इजाद है। वीट के गुरु बैठे हैं माशाल्लाह, डॉक्टर जावेद साहब हैं, और अभी मैं हाफिज वसीम मोहम्मद साहब को सुन रहा था। ये मैं ऑनेस्टली ये अपने दिल से ये बात कर रहा हूँ कि आप सब जहां जहां भी बैठे हैं, हाजी मोहम्मद अगर उधर बैठे हैं बैंकॉक में, डॉक्टर साहब इधर हैं, डॉक्टर हाफिज वसीम मोहम्मद साहब का मुझे अभी कुछ देर पहले एक मैसेज मैं देख रहा था। आप अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा मैं उसको जिहाद तो नहीं कहता, लेकिन ये है कि जो भूख के खिलाफ जो हमारी जो है इस वक्त जो फूड के चैलेंजेस हैं उसके खिलाफ आपकी एक बहुत बड़ी जदोजहद है। मैं सबको सलाम करता हूँ, सावी को, हमारी इस टीम को, और हमारे यंग प्रोफेशनल जो हमारे हाजी मोहम्मद साहब जो इस प्रोग्राम को स्टीयर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अच्छा, मैं ज्यादा सुन इसलिए नहीं सका कि मैंने अभी जो है कुछ देर पहले डॉक्टर जावेद साहब का और फिर हाफिज साहब के कमेंट्स देख रहा था, तो मैं अभी मजीद इस बारे में जरा अपनी राय देने से पहले आप सबको सुनूंगा कुछ देर के लिए। थैंक यू वंस अगेन। सर हमारे पास सवाल है आपके लिए सर, आप सुनने के हमें सुनाएंगे, हमें बताएंगे कि जी वो जो डॉक्टर माशाल्लाह अबू फजल जैदी साहब के फार्म पर जो जिस तरह से गंदम लगाई जाती है और कब लगानी है, कैसे लगानी है, तो वो हम आपके मुंह सुनना चाहते हैं। ज़मीन जिसकी आजकल वो लोग रीजन है कह रहे हैं वो कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर है, तो ज़रा उसके बारे में सर आप थोड़ा बताइए। दब के वाह और राज के खाड़ इन ज़रा ना नेगेट कर। हाँ जी जी प्लीज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं उस हवाले से ये, चूंकि डॉक्टर जावेद साहब भी उधर काफी दफा तशरीफ ले जा चुके हैं और
उसके बाद हाफिज वसीम अहमद साहब तो अभी खैर मेरा ख्याल है रिसेंटली वहाँ उस फार्म का विजिट नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पूरी दुनिया छठे को खैरबाद कह चुकी है। पूरी दुनिया अब दब दब के वाह और रज रज के खा से निकल चुकी है। मैं हाफिज साहब को कोट कर रहा हूँ, हाफिज वसी साहब को, कि वो अब लोग कहते हैं कि दब के वाह ते मंग के खा। अब ये जो है ये एक टर्म आ रही है कि क्योंकि आप जो राइस के बाद वीट जब आती है, राइस को आप पहले अल्लाह के फजल से, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन फिर भी ये है कि एक सिर्फ माचिस की तीली जो है वो हम लगाते हैं और उसके जरिए उसको रेजिड्यू को बर्न करते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा जुल्म है जमीन के साथ। हमारे जो साइल के माइक्रोफ्लोरा हैं, जो जितना भी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है, नंबर 1। नंबर 2, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके राइस के फील्ड को अब हम जो है डिस्क चलाएंगे, रोटावेटर चलाएंगे और उस सूरत में उसको काश्त करते जाएंगे। और इस वक्त जबकि डीजल की प्राइसेस इतनी हाई हैं और फिर सबसे बढ़कर जो है उसकी जो राइस की जो रेजिजुअल मॉइस्चर होती है, जिसको हम कहते हैं मूंजी की जो हमारी मॉइस्चर होती है, जो उसमें उसको हम एक्चुअली वीट के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो मेरी नज़र में आप सबसे बढ़कर एक तो ये चीज़ है कि ये आप उसको भले आप अब ज़ैदी फार्म में बेड प्लांटिंग भी हो रही है, जीरो टिलेज भी हो रही है। पिछले 20-25 साल 20 साल का तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि वहां पर उन्होंने अपने रेजिड्यू को, भले वो किसी भी क्रॉप का हो, उसको आग नहीं लगाई। तो इसके लिए मेरी ये है कि हमें ये सोचना है कि दुनिया का आप कोई मुल्क बताएं हमारे अलावा जो 21वीं सदी में खाद और बीज छठे से देता है। अभी मेरी डॉक्टर जावेद साहब और मैं हाफिज वसी साहब के तवस्सुत से डॉक्टर खालिद साहब बात करने जाते, तो अभी मेरी 2-3 दिन पहले हमारे इसके सॉइल के जो गुरु हैं डॉक्टर बीजे सिंह, उनसे बात हो रही। वो भी आजकल इधर यूएसए कनाडा में है, अगले वीक वो जा रहे हैं उधर, वहाँ उधर जाएंगे। इसी तरह एक और हैं हमारे लेजेंडरी प्रोफेशनल जो हैं डॉक्टर दलेर सिंह, जो हाफिज साहब मैं उनके प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ वो करता हूँ। वो सूखे कद्दू की बात कर रहा है। वो कहता है कि जी आप जो पडलिंग करते हैं इसके लिए आप सिंपली लेजर लेवल फील्ड कर दें और राइस को भी जो है उसमें वो ना ये कद्दू करें, फिर पनीरी लगे, फिर वो दूसरे। तो अभी हमें इन चीजों से निकलना होगा। तो उसी सूरत में हम ये जो गैप है, यील्ड गैप, जिसकी मैं बड़ी फिर जिक्र करूंगा उनके इस प्लेटफॉर्म से, वो यील्ड गैप जो हमारे आया है वो है राइस वीट एरिया में। अगर एक जिम्मेदार जो है वो अगर चावल के बाद वो 55 मन यील्ड ले रहा है गंदम की, तो वहां उस डिस्ट्रिक्ट की जो एवरेज है शेखुपुरा या हाफजाबाद की, वो आप स्टैटिस्टिक्स से वो 23-24 मन फी एकड़ के ज्यादा नहीं है। तो हमें इस शैल से निकलना होगा। हमें हर एक को एजुकेट करना होगा कि हम एक विलेज की लेवल पर अब जो ये ज़ैदी फार्म का जो है डॉक्टर अबुल फजल साहब का विलेज, अभी सावी ने, बैंक अल-फलाह ने और हमारे इस प्लेटफॉर्म ने इसको एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विलेज के तौर पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि उस विलेज में हम उन काश्तकारों को जो छठे के जरिए गंदम करते हैं, जो अपने रेजिड्यू को आग लगाते हैं, उनको हम वहाँ वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप ये जो है बेड प्लांटर अवेलेबल है, ये जीरो टिल ड्रिल अवेलेबल है, ये हैप्पी सीडर अवेलेबल है, ये सुपर सीडर अवेलेबल है, आप इसको किराए पर इस्तेमाल। और उसके लिए सावी की, बैंक अल-फलाह की और सबसे बढ़कर डॉक्टर अबुल फजल साहब की ये जो है उनकी एफर्ट और वो जो कर रहे हैं। तो मैं इस लिहाज से यहाँ इसमें अभी हम काला बीज या सुर्ख बीज या इन चीजों से निकल के हमें ये देखना है कि हम जो सीड कितना जाया कर रहे हैं छठे के लिए। अब स्टेट अवे
जो है हमें जो है हम हाफिज साहब, मैं इस फोरम से जनाब आपसे मुखातब हूँ कि आप याद करें ग्रीन रेवोल्यूशन 1 में हम कहते थे कि गंदम का बीज जो है वो जो है वो कोरा बादशाह, केरा वजीर, छठा फकीर, उस मामले में तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ, हम कहते होते थे कि 32 किलो बीज हम डाला करते थे जब पूरा करते थे। आज दुनिया हम पर, मैं बड़ी दुख के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, आज दुनिया में सब लोग कह रहे हैं कि किस हकीम ने आपको बताया कि आप 50 केजी इस्तेमाल करें, किस डॉक्टर ने आपको बताया कि आप जी वो जो है उसको 32 से 50 तक कब चले गए? वो उसी सूरत में गए, एक तो हम बीज जो है वो सही इस्तेमाल नहीं करते। अगर उस बीज की जर्मिनेशन परसेंटेज 80% से ज्यादा है तो हमें कोई हक नहीं है कि हम इतना बीज, अब गंदम जो जितने मेरा ख्याल है कोई मोर देन 9 मिलियन हेक्टेयर पर पूरे पाकिस्तान में आ रही है गंदम, तो इस पर हम देखेंगे बीज पर कितना जो है वो जाया करेंगे बीज को। तो इसके लिए हमें ये उनको बताना चाहिए कि जो भी जिस भी जगह पर हम अगर ड्रिल सोइंग पर आ जाएं तो इस 21वीं सदी में हमारे अलावा पूरी दुनिया में खाद और बीज छट्टे के अलावा कोई नहीं देता। तो इस चीज को हमें प्रमोट करना चाहिए और मुझे खुशी है कि वहां पर उस एरिया में सावी भी अपना जो रोल लिमिटेड रिसोर्सेज से अदा कर रहा है वो है, और उसके बाद बैंक अल-फलाह का है। उस क्लाइमेट स्मार्ट विलेज को, वैसे तो 3-4 हैं विलेजेस, एक राइस वीट एरिया में, एक उधर जो है हमारा मेज वीट एरिया में और एक लिया में, ये 3 विलेजेस हमने उसके जरिए उस प्रोग्राम के जरिए है। तो मैं हाफिज वसीम अहमद खान साहब से आज उसी सिलसिले में, जो हाफिज साहब आपने मुझे मैसेज भी किया था, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी पहली फुर्सत में एक वहां प्रोग्राम उस फार्म का विजिट करें। उसके अलावा उसी दिन ही एक हमारे और हैं उधर सुपरस्टार जो सुखेकी में अपने सुल्तान भट्टी साहब, वो साहब ऐसे हैं, मैं देख रहा था डॉक्टर बीजे सिंह से भी बात कर रहा था, दलेर सिंह से भी मेरी बात हो रही थी, और हमारे दोस्त जो कॉमन दोस्त हैं कुलदीप संधू, उनसे भी बात कर रहा था। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में पूरे साउथ एशिया में मुझे कोई फार्म ऐसा नजर नहीं आ रहा जहां पिछले 7-8 साल 2014 से बल्कि 10 साल होने लगे हैं कि उन्होंने उस जमीन पर, भट्टी साहब ने राइस भी डायरेक्ट सीडिंग और वीट भी डायरेक्ट सीडिंग, उन्होंने ना तो उस जमीन पर हल चलाया है, और उनके आप देखें कि अर्थवर्क और साइल के ऑर्गेनिक मैटर में, तो ये तब्दीलियां हैं। इसके लिए इस मिशन में मेरी यहाँ ये दरख्वास्त होगी कि हमारी खुदा के लिए एक्सटेंशन सर्विस को आगे आना चाहिए। मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ कि अगर उस एरिया में अगर हम उसको इसी तरीके से विलेज अडॉप्ट करके उसको लेते हैं तो ये काम हाफिज वसीम अहमद साहब, फजल, डॉक्टर अबुल फजल और सावी पर छोड़ने की बजाय मैं चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर को आगे आना चाहिए, एकेडेमिया को आगे आना चाहिए, और उस सिलसिले में ये प्लेटफॉर्म जो मुहैया किया गया है इसको हमें, मतलब ये बिल्कुल अनबायस्ड है हमारी जो इसमें ओपिनियन। राइस की कॉन्फ्रेंस, हाफिज साहब आप नहीं, मैं अंसारी, मैं डायरेक्टली हाफिज वसी साहब से इसलिए मुखातिब हूँ कि उस दिन आपने मिस किया जो राइस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें प्रोफेसर इकरार साहब पूरे मुल्क से और पूरे बाकी मुल्कों से भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और अब मेरी गुजारिश है कि हम नवंबर में हम ये है या ये अक्टूबर के एंड नवंबर में किसी वक्त हम ये सावी के प्लेटफॉर्म से एक वीट, सस्टेनेबल वीट प्रोडक्शन पर ये लेके आए, और उसका जो हमारे ब्रीडर्स ने एक्सलेंट काम किया, मैं सलूट करता हूँ डॉक्टर जावेद साहब, हमारे दूसरे ब्रीडर्स जिन्होंने वीट की वो वैरायटीज दी है जिनमें ये पोटेंशियल है। बल्कि हाफिज साहब आपके प्रोग्राम में जो बायो फर्टिगेशन का जो प्रोग्राम आ रहा था उसमें अब हमारी अकबर वैरायटी है या दूसरी वैरायटीज है, ये वो है जो हमें बाकी न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करते हैं। तो इसमें ब्रीडर्स हैव डन एक्सीलेंट जॉब। तो अब हमारे लिए जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन जिसकी मैं समझता हूँ वो इसलिए है दैट इज गोइंग टू बी टिलेज रेवोल्यूशन, और उस टिलेज रेवोल्यूशन में
हमें लोग अब, हम तो अभी बात कर रहे थे जीरो टिलेज की, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की, आज जमाना क़यामत की चाल चल गया है, लोग बात कर रहे हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। और मैं डॉक्टर खालिद साहब, माजरत के साथ हम ज्यादा जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर, एक्चुअली इट्स ए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर वो है जो हमारी रवायती ज़राअत है, यानी जो फरसूदा या जो कन्वेंशनल ज़राअत है, और कंजर्वेशन है कि हम जो अपने कम पानी से, कम जो एनर्जी से और कम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से और कम माहौलियाती आलूदगी से जो लेते हैं उसको हम कंजर्वेशन। अब उसमें जो एडिशन हुई है वो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। अब जमाना रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के नाम पर पूरी दुनिया इन प्रोजेक्ट्स को कैश करा रही है। तो मैं एकेडमिया से इसमें मुझे खुशी है और मैं सल्यूट करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर को। प्रोफेसर इकरार साहब अपनी सारी की सारी जो कमिटमेंट्स रखते हुए उनको जो उतना उसके बावजूद उन्होंने इस हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में वो लीड कर रहे हैं। तो इसलिए पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और उसके बाद हमारा जो है अपना फेडरल गवर्नमेंट को, उन इंस्टीट्यूशंस को भी आना चाहिए। ये ना भूलिए कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ 60s था, हाफिज साहब आप उस वक्त यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे और मैं तकरीबन 69 में आप आए, तो 67 या 68 में शायद आप आए, हम प्रोफेसर इकरार 69 में आए थे। तो अब जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो आएगा, दैट्स गोइंग टू बी ए रेवोल्यूशन ऑफ रीजनरेटिव और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो इस पर मैं जो है इसमें जिस तरह उस वक्त फोरफ्रंट पर ब्रीडर्स ने किरदार अदा किया, डॉक्टर नार्मन बोरलाग, उनकी टीम, अभी डॉक्टर स्वामीनाथन जो है कोई पिछले हफ्ते वो 98 ईयर्स पर वो फौत हो गए। बाकी भी जो है हमारे ऐसे कुरैशी साहब थे, बाजवा साहब थे और बाकी हमारे जितने साइंटिस्ट थे, और डॉक्टर जावेद साहब जो इस प्रोग्राम को इस वक्त लीड कर रहे हैं। तो ब्रीडर्स ने अपना काम कर दिया। ब्रीडर्स अब उस लिहाज से भी उन वैरायटीज की तरफ भी आ रहे हैं जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस हैं, क्लाइमेट रेजिस्टेंट हैं। लेकिन इसके लिए अब जो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास पैकेज अवेलेबल है, और मैं ये करूंगा कि इसके सिलसिले में जहाँ सावी वीकली ये प्रोग्राम अरेंज कर रहा है, उस सूरत पे हमें ये चाहिए कि हमारे एकेडमिया और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी आगे आना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर दीज लॉन्ग कमेंट्स, लेकिन मैं चूंकि हाफिज वसी मोहम्मद साहब का प्लेटफॉर्म है, इनका जो हाफिज वसी टीवी रेगुलरली हाफिज साहब देखता हूँ, तो उसमें ये है कि हमें आप अगला प्रोग्राम जो है ये सावी प्लेटफॉर्म आपको देगा। आप वहां पर उस जगह पर जाके प्रोग्राम कीजिए, अबुल फजल साहब के पास और सुल्तान भट्टी साहब के पास। ये दो हमारे हैं जो फार्मर हैं, जिन्होंने अपना इक्विपमेंट भी बनाया, उसको फाइन ट्यून भी किया, और ये राइस को भी मैकेनाइज कर रहे हैं, और वीट की ये डायरेक्ट सीडिंग जो है ये साल से। थैंक यू जी। आई एम सॉरी आई हैव टेकन मोर टाइम। बहुत शुक्रिया सर। मैं आपकी इसी बात को कंटिन्यू करूंगा जो आपने अभी ये फसलों के बाकियात को जलाने की बात की है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस पे मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। तो किसान भाइयों, अगर आपने अब 1 एकड़ में किसी भी फसल की बाकियात को जलाया और आपको किसी अमला ने देख लिया या पुलिस ने देख लिया, तो 15,000 रुपये फी एकड़ जुर्माना हो सकता है और 6 माह से 2 साल की कैद भी हो सकती है। तो आपसे गुजारिश है कि जलाने की बजाय इसको आप ज़मीन में मिक्स करें, ताकि आपकी ज़मीन की जो सेहत है वो भी बेहतर हो और आपका जो माहौल है वो भी ख़राब ना हो। तो इसी हवाले से हमारी टीम के कुछ सवालात हैं, तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और काइंडली डॉक्टर साहिबान से अपने सवालात का जवाब हासिल करें, या हमारे साथ फेसबुक पे जो मौजूद हैं, तो किसी का और कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई कमेंट है, तो वो ज़रूर पेश करें जी। जी, हमारी सावी टीम से किसी का कोई अगर सवाल हो वीट के हवाले से।
आई थिंक काफ़ी सारी क्लैरिटी आ गई है आज की एक डिस्कशन में। तो मैं तो ये कहूँगा कि शुक्रिया अदा करते हैं गिल साहब ने, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और ये कलेक्टिव एफर्ट है। मैंने कल एक प्रोग्राम था, उसमें मैंने बात की थी, कोई मुझे बुलाया हुआ था। ये कलेक्टिव एफर्ट है। हम अगर अपने अपने साइलोज में लेके अकेले अकेले चलेंगे तो नहीं बात बनेगी, ठीक है जी। एक अकेला दो 11, तो मिलकर काम करें। अपने गांव में जो है जिस जो किसान जल्दी में कर रहा है उसे समझा दें, बता दें, सावी का नंबर दे दें, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हम उनके साथ हेल्प करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हमारी पहुँच है। ये नॉलेज अवेलेबल है। अभी एक कोलीग का था, मैसेज आया था कि बलूचिस्तान में सावी क्यों नहीं काम कर रही। तो बलूचिस्तान में सावी काम कर रही, वहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक कॉटन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हम अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करें। तो ऑर्गेनिक कॉटन के बाद भी वीट लगेगी, गंदम लगेगी। तो उसमें भी जो है वो ऑर्गेनिक गंदम होगी, उसकी ज़रूरत मुल्क में भी है और बाहर वाले मुल्कों में भी है। तो मेरे ख्याल में आज साहब इसको अभी फिर इख्तिताम की तरफ लेके जाएं। ओवर टू यू, बैक टू यू, और डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कर लें। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम देखने और सुनने वालों का, और हमारे साथ जूम पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, और डॉक्टर साहिबान का बहुत बहुत मैं जरा शुक्रिया। मैं जरा लाइटर नोट पे खत्म करना चाहता हूँ, जी ताकि बिस्मिल्लाह। लोग जो बैठे हुए हैं वो जरा खुश होकर जाएं। जी जी जरूर। वो ये है कि ये ब्रीडर्स ने अपना काम किया। अच्छा, किसी को अप्रिशिएट हुआ, किसी को बेचारे को अप्रिशिएट नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे हम गालियां खाते हैं कि महकमा ज़राअत वाले बेले लोग का ये डिपार्टमेंट है, और डॉक्टर जावेद साहब ने भी तायद की है और गिल साहब ने भी तायद की है। और जब गिल साहब यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे तो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले ये हल तलाश किया गया था कि ज़रा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के अंदर 2 दिन चावल पकेंगे ताकि गंदम पे प्रेशर जरा कम हो जाए। अच्छा, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये तब्दीली जब आएगी जब मेन स्टेक होल्डर विच इज फार्मर, क्या फार्मर भी इसके अंदर इसको उसी तुंदई के साथ शामिल है जिस तरह सावी इनको आगे लेके जाना चाहती है। तो मुझे याद आ रहा है कि वो कीनिया का प्रेसिडेंट हर तकरीर के आखिर में कहा करता था, वो ये कहा करता था, मैं उसकी सवाहिली जबान में मैं नहीं कहना चाहता, मैं उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ। वो ये कहता था कि मैं पब्लिक की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पब्लिक भी अपनी मदद करवाना चाहती है कि नहीं। तो कहने का मकसद असल ये है कि ये हमारे फार्मर्स जो हैं दे मस्ट टेक इट सीरियसली और दे शुड कम फॉरवर्ड, कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से उनकी खुशहाली का सफर शुरू हो सकता है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सकती है, तो ये इससे फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़े अच्छे से जो है इस प्रोग्राम को कंक्लूड किया है। जी तो सब पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने फेसबुक पे ज्वाइन किया, जिन्होंने जूम पे ज्वाइन किया। तो इंशाल्लाह इसी तरह से सावी अपने बैठक प्रोग्राम्स के तहत जो नॉलेज ट्रांसफ़र का एक मिशन है उसको जारी रखेगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और किसी भी मालूमात व रहनुमाई या किसी भी मसले की सूरत में सावी के दिए गए नंबर पे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप रब्ता करें, तो इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। एक और अनाउंसमेंट है कि कल 7 अक्टूबर है और कपास का एक आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह सावी भी कल प्रोग्राम करेगा, तो इंशाल्लाह उसमें फिर आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो बड़ी मानी रखती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह